थोड़ा सा पार्ट हम पीछे से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारे पास एनएमआर में हम इस तरह का एक रीडिंग ले रहे थे, ठीक है। और इस रीडिंग में हमारे पास ये था कि टीएमएस टेट्रामेथाइलसाइलिन CH3 4 फंक्शन ग्रुप CH3 के लास्ट टाइम में लास्ट क्लास में ये पढ़ा हुआ है, ये आपको ये वाला हिस्सा याद होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था टीएमएस टेट्रामेथाइलसाइलिन का, ठीक। इसके तमाम के तमाम हाइड्रोजन का इक्वल एनवायरनमेंट होता है, तो ये सिर्फ सिंगल वन शार्प पीक देता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है तमाम अदर प्रोटॉन से, मोस्ट एटलीस्ट, ठीक है। तो हम इसे रेफरेंस कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ग्राफ आएगा, पीक्स बनी होंगी उसमें, उन पीक्स से हम अपने कंपाउंड को जज करेंगे। चूंकि हम प्रोटॉन का एनएमआर कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन, जो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको जो 3-4 चीजें हमने पिछले लेसन में बताई हैं और मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ वो ये कि आप सबसे पहले ये नोट करने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन किस किस एनवायरनमेंट में है। हमने लास्ट टाइम मेथनॉल की एग्जांपल की थी, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 3 एक एनवायरनमेंट में है जो कि अल्काइल चेन का है, 1 एक एनवायरनमेंट में है जो कि अल्कोहल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप का है इसका, ठीक है। तो हम प्रोटॉन्स के मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये तो वो वाली एग्जांपल है जिसमें केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है और फिर आप जज कर रहे होंगे, ठीक है। रिमेंबर, गोइंग फॉर एन अननोन कंपाउंड यू आर गोइंग टोटली ब्लैंक, और यही काम साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। वो टोटली ब्लैंक होते हैं नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन एनएमआर से वो उसके फॉर्मूलाज और स्पेशली मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं। 4 हाइड्रोजन है, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो बाकायदा एनवायरनमेंट के हिसाब से देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन किस एनवायरनमेंट में और कितने हाइड्रोजन किस एनवायरनमेंट में। वो हमें यहाँ पर पीक से पता चलेगा। जो पीक्स होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं केमिकल शिफ्ट का। इसके यूनिट्स पार्ट्स पर मिलियन में होते हैं, और हम इस तरह के ग्राफ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। हम इस तरह ग्राफ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनएमआर में, सही। तो वो चलते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास एनएमआर की लो रेजोल्यूशन एनएमआर। इन टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है वो शो करता है सिंगल पीक हर नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम के लिए। नॉन इक्विवेलेंट वो या जिसका मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाएगा। नॉन इक्विवेलेंट से मतलब यहाँ पर किए गए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल नीचे दिखा रहे हैं, ये एक एग्जांपल आपके सामने, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपके पास ये इसमें केमिकल शिफ्ट दी हुई है, ppm पार्ट्स पर मिलियन की यूनिट है, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है कि कितनी हुई है। आप नोटिस करें कि उसने 3 पीक्स शो की हुई हैं। ये 0 पर टीएमएस की पीक है। 0 पर जो सिंगल छोटी सी एक शार्प पीक आती है ना, ये हमारे रेफरेंस कंपाउंड टेट्रामेथाइलसाइलिन या सिंपली स्पीकिंग टीएमएस की पीक है। बहल ये नहीं देखनी, नोटिस करें 3 पीक्स हैं। 3 पीक से सबसे पहली चीज जिसका आपको आइडिया हो जाता है उसका ये कि 3 डिफरेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स वाले हाइड्रोजन है, यानी कि 3 नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे। अब एक हाइड्रोजन के अंदर एक एटम का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट के अंदर मेथनॉल की भी एग्जांपल की थी, 2 तरह के मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट थे, एक CH3 वाला उसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स थे, एक OH वाला उसमें 1 हाइड्रोजन एटम था। तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट्स 3 पीक से सबसे पहले आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब उस एग्जांपल को लेके चलते हैं, सही। सबसे पहले वो एक्सप्लेन करता है कि 0 पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस पे ही आपका स्टार्ट का काम होता है। 0 पॉइंट देखें, केमिकल शिफ्ट जो है राइट ऑफ स्पेक्ट्रम में, और शिफ्ट जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट पे मूव करती है। 0 टीएमएस की पीक, जैसे जैसे शिफ्ट इंक्रीज कर रही है वैल्यूज हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, ठीक है। नहीं, ये किया इसी तरह से, शो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। इट्स लाइक गोइंग फार्दर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेंज, इसलिए नेगेटिव नहीं किया जाता, ठीक है ना। इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी दैट वे। हम हमेशा इस तरह से रखते हैं चीज़ों को कि जब हमारे सामने इसकी अपीयरेंस आए तो वो easier टू स्टडी या easier टू रीड हो। एक चीज़, दूसरी चीज़,
हाँ, अभी आप सिर्फ बहुत सिंपलर पीक्स देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपको अंदाजा होगा कि कुछ चीज़ों को एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन इसलिए तब बनाया जाता है जब हम उसके डिफिकल्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं और हमें अंदाजा हो जाता है कि अब डिफिकल्ट वाले की एक्सपीरियंस से हमें आइडिया होता है कि नहीं, अगर हम इस तरह का कन्वेंशन रखेंगे ना राइट पे लिखने का या लेफ्ट पे लिखने का तो वो ठीक रहेगा। देयर आर रीजंस बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक, सो अब हम इसे चेक करते हैं। 3 पीक्स हैं, सही। उसने बता दिया कि एथनॉल का लो रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम है। अब एथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3, CH2 और OH। तो हमारे पास 3 डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स है। OH का अलहदा, अल्काइल ग्रुप में CH2 का अलहदा और CH3 का अलहदा। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि CH3 और CH2 दोनों अल्काइल ग्रुप में ही हैं, तो ये अलहदा अलहदा एनवायरनमेंट कैसे हो गए? तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, नंबर 1। दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक तो ये इस तरह से एक बराबर हो नहीं सकते। दूसरा, मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो तमाम हाइड्रोजन्स को अफेक्ट करेगा। कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट आता है। ठीक है ना, वो तमाम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो जो खींचने का इफेक्ट है वो नियरेस्ट हाइड्रोजन पर सबसे ज्यादा और फादरेस्ट हाइड्रोजन पर सबसे कम होता है। लेट्स सपोज मैं आपके लिए जी, जब हम 4 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कंसीडर करते हैं, राइट, गुड पॉइंट। ठीक है, मैं आपके लिए इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूं, आपको आइडिया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम यूजुअली इसे लिखते हुए यूं लिखते हैं, ठीक। और अगर हम इसे ओपन में से कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, आप नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन जो हैं वो सारे एक जैसी जगह पर नहीं है। ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन हैं जो नियर कैटेगरी में आते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन जो है वो फार कैटेगरी में आते हैं। So actually there are 3 different molecular environments, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इस हाइड्रोजन के स्फीयर में सबसे ज्यादा, इन हाइड्रोजन पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उससे कम, और इन हाइड्रोजन पे सबसे थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट, उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पुल कर रहा होगा, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो पुल जो है वो वीक होती जाएगी। उसकी पीक सबसे कम होगी। नहीं, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं पीक को क्या होगा, अभी हम सिर्फ मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि उसका मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, इसका और इन दोनों का और इन तीनों का और। ठीक सर, हम ये पढ़ते हैं ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे या सिर्फ ब्रांचेस मतलब ब्रांच चेन भी आप कह रहे हैं स्ट्रेट ही पढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ब्रांचेस वाले कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर स्ट्रेट ही हैं। एक दो एग्जांपल हार्डली एनएमआर में ब्रांचेस की होती हैं, वरना वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते आपके लेवल पे। ठीक अब हम उसके हिसाब से अब ग्राफ को देखते हैं। पहले तो मैं आपको मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट क्लियर करना चाह रहा था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने आ जाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, एटलीस्ट एक चीज का अंदाजा हो जाएगा किस मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में कितने हाइड्रोजन है। नोटिस, OH के मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में 1 हाइड्रोजन है, CH2 के मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में 2 हाइड्रोजन है, CH3 के मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में 3 हाइड्रोजन है। अब हमें मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट सेपरेट कर लिए ना, अब ये काउंट कर लेंगे किस मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में कितने हाइड्रोजन हैं। ये काउंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नोट करें कि हाइट पी की वेरी करती है, हर पी की हाइट डिफरेंट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से शॉर्टेस्ट हाइट और ये हाईएस्ट हाइट। ठीक, वापस जाते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, so note करें कि area under each peak tells us the relative number of equivalent hydrogen atoms responsible for the particular shift। अब आप ये चीजें इनमें रखेंगे, इससे क्या हुआ, जितने हाइड्रोजन इसके नीचे एरिया बनता होगा पीक के नीचे, उतने ज्यादा हाइड्रोजन उसके अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। यानी सिंपली स्पीकिंग, पीक जितनी ऊंची उतने ज्यादा हाइड्रोजन्स, और पीक जितनी नीची उतने उस मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट में उतने कम हाइड्रोजन। ठीक, तो ये वो पहली चीज है जो डायरेक्टली आपको देखते पता चल जाती है।
सो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि लार्जेस्ट पीक जो होगी वो CH3 हाइड्रोजन आइटम से बनेगी, मिडिल पीक CH2 से है, स्मॉलेस्ट पीक OH से है क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 हाइड्रोजन है। ये बात सबको समझ आती है। ये बहुत इजी बात है NMR में समझने के लिए। तो इजियर चीजें अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी तो डिफिकल्ट अगर आपको अंदाजा कम होता है, मुश्किल होता है आपके लिए, तो भी आपको हेल्प कर रही होगी टुवर्ड्स मेकिंग अ राइट डिसीजन। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें याद तो नहीं रखनी पड़ेगी? नहीं, ये जो बड़ी सारा टेबल है ना ये अपेंडिसेस में शामिल है, तो हमें रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना है। इसमें मुश्किल क्या चीज है? इंटरप्रिटेशन। अभी हम आते हैं, अभी आपने आसान पॉइंट पढ़ा ना, इसलिए आप पूछ रहे हो मुश्किल क्या चीज है। अभी मुश्किल आना है, डोंट वरी। ठीक है ना। सो हमारे पास हम बात कर रहे थे रेडिएटेड एरिया अंडर द पीक्स ऑन द NMR। हमने इसे लेबल कर दिया 1H 2H और 3H। 1H वाला, 2H वाला, 3H वाला। सो ये गेट टू नो कि ये अल्काइल में CH3 की पीक है, ये अल्काइल में CH2 की पीक है, ये हाइड्रोक्सिल में OH की पीक है, राइट। ये सबको आइडिया हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके, सो मूविंग ऑन। The type of H atom present can be checked against tables of data if you're using NMR to identify unknown compound। अब हम टेबल 29.1 पर आते हैं और उसका डाटा देखते हैं। ये आपके पास टेबल 29.1 है, ठीक है, सही। इसमें हमारे पास केमिकल शिफ्ट्स दी हुई हैं, ppm में दी हुई हैं और फिर बताया हुआ है, सही। अनफॉर्चुनेटली एक सेकेंड मुझे देख लेने दें इफ आई कैन गो विद अ सेटिंग जहां पर मैं आपके लिए 2 पेजेस कर सकता हूं। इट्स नॉट गोइंग दैट वे। एक सेकेंड, सो दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, फेसिंग पेजेस पे ट्राई करते हैं। ये पेजेस दूसरे वाले इवन ऑड वाले हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली सामने नहीं आ पाएंगे। सो ऐसा करते हैं कि आप अपने सामने जो बुक्स हैं उसमें ये टेबल ओपन कर लें और मैं ये डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाए। जो बुक वाले हैं वो 441 ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो बुक वाले हैं वो 441 ओपन कर रहे हैं। साथ कर लें चेयर माइंड। हाँ, ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ आपके पास। मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके सामने टेबल है RCH3, ठीक है। टेबल में क्या वैल्यू देता है? 0.7 to 1.6। क्या यहाँ पर RCH3 की वैल्यू इस टेबल के जो गिवन रेंज है उसके अंदर फॉल करती है? 3H है CH3, ठीक है ना। उसने इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए हर डाटा के ऊपर पेंसिल से नोट कर सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। 1H तो किसी का भी H हो सकता है, वो तो एल्डिहाइड का भी H हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक का भी H हो सकता है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अपने लिए नोट कर लेंगे, ठीक है। अब CH2 क्या इस टेबल में सेपरेटली गिवन है? Yes, sir. हाँ So 1.2, 1.4. जी, यही यही पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे जाकर कंफ्यूजिंग हुआ। 1.2 से लेकर 1.4 के दरमियान, ठीक है। CH2 CH2 किसी और के साथ कंबाइन तो नहीं है? लेट्स सी, एक सेकेंड। RCH2 R लिखा हुआ है। हाँ, असल में हमारे पास दोनों तरफ R ग्रुप होना जरूरी है। ये ऐसा CH2 है जिसके अंदर दोनों तरफ R ग्रुप होगा। अब यहाँ पे आप थोड़े से फंस जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि RCH2O देख लें। ये सर OH अगर हम देखें तो उसकी 1 से 5.5 तक है। नहीं, OH के साथ R का मतलब है OH के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें उस CH2 के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यू गिवन ही नहीं है। ये RCH2R की वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं इस केस में, लेकिन वो 1.2 से 1.4 के दरमियान है, सही। इसकी वैल्यू हमारे पास तकरीबन 3.6 या 3.5 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, माउस देख रहे हैं ये वाला RCH2O, ये देख रहे हैं, हाँ यही ये वाला। अब आपको नोट करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो OH था ना इसलिए,
सही। तो हमारे पास ये वैल्यू से ज्यादा नियर अबाउट है, ठीक है। तो इस टेबल को ध्यान से देखकर यूज करना है, मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट को जज करना है। वो स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ही यही था कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, सही। सो हमारे पास ये भी उस रेंज में फॉल करता है। और फिर OH आता है। OH इस वक्त हमारे पास रफली 5.4 से 5.5 के दरमियान है, ठीक। तो हमारे पास उसने ये चीज कोट की हुई है, ये चीज उसने सेकेंड लाइन में कोट की हुई है, ठीक, सही। जी सर। हमारे पास ये बताया हुआ है, आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें ऐसे केसेस भी wide होंगे कि range है। हाँ वाइड रेंजेस हैं, और पास जगह पे एक दो दो वैल्यूज भी बताई हुई हैं, ठीक है। मसलन देखें, नीचे भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, सही। और उसने नीचे डिफाइन भी किया हुआ है ए के हिसाब से। बहुत सारी टेबल में वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए उसने ए मेंशन किया हुआ है। OH, NH केमिकल शिफ्ट्स बहुत वेरिएबल होती हैं, समटाइम्स इन लिमिट से भी बाहर होती हैं, समटाइम्स ब्रॉड होती हैं। सिग्नल्स यूजुअली स्प्लिट पीक्स के तौर पे नहीं देखे जाते। So you already something to the Very hydroxyl. हम्म So you hydroxyl is something to be covered. हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, नीचे आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये माउस फॉलो करें, OH और NH, इनकी केमिकल शिफ्ट्स बहुत वेरिएबल होंगी, समटाइम्स इन लिमिट से बाहर भी जा सकती हैं। ऑफन पीक पीक नहीं होगी बल्कि ब्रॉड होगी। याद है ब्रॉड जो हमने वहां पे पढ़ा था AS के एंड पे? मतलब लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैराबोला टाइप, ठीक है। और सिग्नल्स जो होंगे यूजुअली हम स्प्लिट पीक्स के तौर पे नहीं देखते, ठीक है ना। पीक्स को स्प्लिट नहीं किया जाता सिग्नल्स के केस के लिए, सही। ये बात समझ आती है। अभी हम यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स उसने भी लिखे हुए हैं वो भी स्टडी कर लेते हैं। उसने हमारे से हमारी लिखी हुई चीजों को डिस्कस किया हुआ है, देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि पीक में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.2 ppm यहाँ पर CH3 के लिए कॉज कर रहा है। हमारे पास रेंज टेबल में 0.7 से 1.6 है। 3.7 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है CH2 हाइड्रोजन एटम्स जो आगे O से भी कंबाइन हुए हैं, ठीक है। उसकी रेंज हमारे पास 3.3 से 4.3 के दरमियान है। 5.4 जो है वो OH की वजह से है। OH की रेंज हमने कुछ भी पढ़ी हुई है। अब आप नोटिस करें, इसकी जो CH3 गिवन रेंज है उसके एग्जैक्ट सेंटर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट। CH2 की जो गिवन रेंज है उसके भी सेंटर में वैल्यू आ जाती है, लेकिन OH की जो रेंज है वो मैक्सिमम ही 5.5 है, ये 5.4 पर आ रही है, ये मैक्सिमम को टच कर रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इतनी इजी एग्जांपल जितनी ये बुक में दी हुई है पहली पहली एग्जांपल के जो रेंज उसके एग्जैक्ट दरमियान में वैल्यू फॉल करिए तो हम समझे हमेशा इतना ही अच्छा होता है। नहीं, रेंज के लोअर एंड या हायर एंड पे भी वैल्यूज फॉल कर सकती हैं, ठीक है। तो कीप योर माइंड ओपन, कहीं पे भी आ सकता है, सही। एंड दिस वाज अ वेरी इजी एग्जांपल टू बिगिन विद, ठीक है। आगे चलते हैं, सही। इसमें इसने कुछ एग्जांपल्स कोट की हुई हैं कि प्रिडिक्ट करें कि मेथनॉल, बेंजीन, क्लोरोएथेन, प्रोपेनॉल, 2-ol और प्रोपेनॉल कैसे होंगे, सही। ये आज ट्राई करें, ये आज ट्राई करें या इसे कल ट्राई करें? सर एक के अंदर दो पीस होंगे। किसके? एक के अंदर सर कल करें। बुक भी नहीं है एक सर। 3 हाइड्रोजन फ्री करेंगे तो एक तो पीक्स होगी। हाँ, एक दो तो अंदर पीक्स दो होंगी, पीक्स इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली ये भी आइडिया देना है कि वो पीक कहाँ पर आती है। उसकी नंबर ऑफ पीक, एरिया अंडर एवरी पीक, ठीक है। और लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम में वो वैल्यू कहाँ पर जाती है? रिलेटिव एरिया रेंज में कैसे देखेंगे? एक हाइड्रोजन हो तो छोटी पीक और 3 हाइड्रोजन हो तो बड़ी पीक, अभी आपने देखा। 3.3 और 4.3 के लिए किसकी? ए सर नहीं, ए में CH3 भी है, OH भी है, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर CH3 सर वो सर 33 और 3.3 और 4.3 के लिए वो CH2 के एक तरफ R और एक तरफ O की बात है। नहीं सर वो CH3 के भी तो बात है नहीं। CH3 की साथ तो तीन सर तीन है सर तो अच्छा हाँ ठीक है, ओके। OCH3 के लिए भी हो सकता है, राइट, अंडरस्टैंडेबल। और सर दूसरा जो होगा OH वो RH ये R से क्या है सर 1.0 और 5.5 के दरमियान से ये तो ये हो गया। आपने तीन चीजें बतानी थी, कितनी पीक्स हैं, ठीक है, पीक्स का रिलेटिव एरिया और पीक्स की पोजीशन। आपने पोजीशन भी बता दी, आपने मुझे जो ना पीक नंबर ऑफ पीक्स भी बता दी, रिलेटिव एरिया
relative area CH3 का ज़्यादा होगा और OH वाले का कम। हाँ, OH वाले का जितना होगा CH3 का रफली उससे 2 to 3 टाइम्स होगा, ठीक है, 3 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली उतना होता नहीं है, थोड़ा सा इससे कम होता है। सही, ये चीज क्लियर होती है? Yes, sir. अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन है ऐसा, एक दो पार्ट्स हैं ऐसे जो मैं चाह रहा हूँ कि हम बेशक अगर आप एक दफा इसे घर से देखना चाहते हैं देख लें और फिर हम ट्राई करते हैं। मसलन प्रोपेन 1 ओल और 2 ओल, इसमें फर्क कहाँ से करना है, ठीक है ना? हाँ, बताता चलूं कि प्रोपेन 1 ओल और 2 ओल में हमारे पास OH की पोजीशन का डिफरेंस आता है। नंबर ऑफ पीक्स, सेम होगी। हाँ जी बिल्कुल, 4 होंगे। हाँ 4 पीक्स हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहे हो तो हमारे पास प्रोपेनॉल जो होता है, ये 1 ओल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होता है, इस तरह से CH3 CH2 फिर CH2 फिर OH, इस तरतीब से। सही, लेकिन अगर हम प्रोपेन 2 ओल की बात करें तो ये CH3 है, CH OH, ये CH3 है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और आयशा आपको अंदाजा होगा कि पीक जो है हमारे पास वो इसकी 4 है, फर्स्ट एनवायरनमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसकी 3 है, फर्स्ट एनवायरनमेंट सेकंड और ये दोनों थर्ड है, क्योंकि जो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एनवायरनमेंट इस इन तीन हाइड्रोजन का बनेगा वही एनवायरनमेंट तो सर relative area 6 हाइड्रोजन के मुताबिक होगी या 3 के 6 के हिसाब से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। So, ठीक, मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम लो रेजोल्यूशन की और एग्जांपल्स की तरफ जाएं, हाई रेजोल्यूशन भी स्टडी कर लें और लो रेजोल्यूशन को बेशक घर से एक दफा देख कर आए, ठीक है। अगर मैंने सारे यहीं पे करा दिए ना, आपको ये लगेगा कि आपको आता है, आप घर से इसे देखेंगे नहीं, जबकि मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, खुद से देखें इससे पहले कि हम आगे चलें। और लो रेजोल्यूशन NMR बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मसला हमें यहाँ पे नहीं होगा, मसला हमें हाई रेजोल्यूशन में या मसला हमें कार्बन 13 और हाइड्रोजन के NMRs मिलाकर स्टडी करने में होगा। दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सो फार। ये हो गया क्लियर? इसमें तो वाहिद ट्रिक हो सकता था, वो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई बहुत नई चीज आपको जाके नहीं पता चलेगी। हाँ, एक चीज जरूर है, मैं टेबल के नीचे की बात डिस्कस कर चुका हूँ, इट मे हैपन कि आपके पास जो लिमिट्स हैं, आपके पास जो टेबल की लिमिट्स दी हुई हैं और जो एक्चुअल केमिकल शिफ्ट आ रही है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकती है। किसी की लीव उज़ैमा को एब्सेंट लिखूं? ओके, as you said. रजिस्टर के ऊपर अभी भी फर्निशिंग के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं, वो साइन के लिए लिखा हुआ, साइन भी हुआ बस बस। ठीक है, वो असल में रेज। अच्छा अच्छा अच्छा, सर वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज दी होंगी अपने एग्जाम पेपर शीट वाई एक्सिस ग्राफ पर एक्सिस नहीं, क्यों, मतलब हमने तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया। वही सर कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनका मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होगा एक का। हाँ, और उससे थोड़ा सा कम, मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 करने से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ना, ये एग्जैक्टली पीक ना मल्टीपल्स नहीं है, वो टाइम्स 2 नहीं है, वो टाइम्स 3 नहीं है, ठीक है, छोटे स्टेप्स में इंक्रीज होता है। जैसे पीक बढ़ती है एरिया वहाँ पे कम हो जाता है, इसके वजह से। जी जी, पीक ऊपर से शार्पर होती जाती ना, इसलिए। ठीक, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि दो इसमें ट्रिक्स हैं लो रेजोल्यूशन NMR में। एक ये वाला कि आप समझ रहे हो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स होंगे जबकि एक ही मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट है, जिस तरह ये प्रोपेन 1 ओल और 2 ओल में कहा गया, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, हम टेबल की लाइंस को फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास जो आंसर है वो टेबल से बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा, उसमें वो ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुका हुआ है, OH और NH अमाइंस अमाइड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्कोहल्स के लिए स्पेसिफिकली ये बात हो रही है, वो अपनी रेंजेस से डिफर भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप उनकी रेंज के हिसाब से करने की कोशिश करें पूरे मॉलिक्यूल की, और जहां पर कोई एक वैल्यू डिफरेंट आ रही हो और वो OH बनता हो, हाँ वो OH बनता हो तो या NH बनता हो, तो आप बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे सेट करते हैं, सिर्फ OH या NH के लिए ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू डिफरेंट है
और अगर कोई रीजन पूछी जाए तो एग्जैक्टली वो वाली लाइन जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है, हम वो बता देते हैं कि OH और NH की केमिकल शिफ्ट्स वेरिएबल हो सकती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ए लेवल्स की हरगिज नहीं है कि आप इसकी फर्दर डिटेल बताएं कि OH या NH क्यों वेरी करता है। राइटिंग दिस लाइन वुड बी इनफ टू गेट मार्क्स इन एग्जाम्स। ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है कंपाउंड्स के हिसाब से, वो कर लें। समटाइम्स मैं स्टूडेंट्स को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, ये जो बुक में दिया हुआ है जिसके लिए हमने मैथनॉल किया या प्रोपेन 1 होल किया 2 होल किया, तो जो आंसर्स होते हैं चैप्टर्स के उसके लिए देखिए चैप्टर 5 के आंसर्स उसने काफी अच्छे दिए होते हैं, उन्होंने सारे NMRs दिए होंगे और फिर ओरिजिनली डिस्कस भी किया होगा, ठीक। इन 2-3 के अलावा और कोई ट्रिक्स नहीं है, सही। हाई रेजोल्यूशन पर आए, ओके गुड। हाई रेजोल्यूशन जैसा कि हम देख सकते हैं टेबल 29.1 में केमिकल शिफ्ट्स हमारे पास रेंजेस में दी हुई हैं और रेंजेस डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स के लिए आपस में ओवरलैप भी करती हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसी रेंजेस हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एज अ साइड एरिया। कुछ मॉलिक्यूल्स में एक हेवी शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सराउंडिंग एटम में होते हैं, पीक शिफ्ट करती है अपनी यूजुअल रेंज पर। ऐसे केसेस में हाई रेजोल्यूशन NMR यूजफुल होती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, उसके मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट के आसपास जो है ना बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आसपास के एटम्स के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, ढेर सारे न्यूक्लियर होने की वजह से आसपास हाइड्रोजन जो है उसकी शील्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी शील्डिंग होगी तो हम जितनी सोच रहे होते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा, उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास जो है शिफ्ट अपनी रेंज से चेंज हो जाती है। हम कहते हैं शिफ्ट कहीं पर आएगी, उसकी पीक कहीं पर बनेगी, उसकी पीक उस पॉइंट की बजाय किसी और पॉइंट पे बन जाती है। तो जो गिवन रेंज होती है वो फॉलो नहीं होती, प्रोटॉन की गिवन रेंज ही फॉलो नहीं होती, ठीक। तो इस केस के लिए हमारे पास हाई रेजोल्यूशन NMR है। हाई रेजोल्यूशन NMR हमें हेल्प कैसे करता है? हाई रेजोल्यूशन NMR हमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है इंटरप्रेट करने के लिए। पीक जो पेयर कर रही होती है एक सिंगल सिग्नल के तौर पर, ठीक है। लो रेजोल्यूशन NMR में वो क्लस्टर ऑफ क्लोजली ग्रुप्ड पीक्स की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि रेजोल्यूशन बढ़ाने से एक चीज जो पहले भी आपने देखी होगी और बायोलॉजी स्टूडेंट्स खास तौर पे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, रेजोल्यूशन या मैग्निफिकेशन बढ़ाने से आप चीजों को अच्छा स्टडी कर सकते हैं। आपके पास माइक्रोस्कोप की ऐसी टाइप्स होती हैं जो हम GCSE में डिस्कस कर लेते हैं आपसे। आप जानते हैं कि हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप आए, लाइट माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास वेरिएंट्स आए, हम पहले चीज़ों को 50 टाइम्स 100 टाइम्स मैग्नीफाई करना शुरू हुए, और आज की कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप जो हमारे पास पड़ी हुई है लैब में, ठीक है, वो 1000 टाइम्स 1500 टाइम्स 1600 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकती है। उसके बाद हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो हम फर्दर मैग्निफिकेशन चाहते हैं या अच्छी रेजोल्यूशन चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंजेस पे खत्म होना शुरू हो गई तो हमने स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप्स, STM वगैरह, ऐसे SEM, TEM इस तरह से बनानी शुरू कर दी ताकि हम अच्छा और देख सकें। ना सिर्फ उसकी मैग्निफिकेशन पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं, हम मैग्निफिकेशन पावर्स थाउजेंड्स में, मिलियंस में ले जाते हैं, बल्कि हम उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी कर लेते हैं। रेजोल्यूशन मैग्नीफाई करने से छोटी चीज बड़ी होकर नजर आती है, ठीक है। रेजोल्यूशन अच्छी करने से उसकी जो है ना क्लैरिटी पिक्चर की बढ़ती है। ये चीजें हमारे पास हमारे आजकल की कैमरास की स्पेसिफिकेशंस में भी होता है, ठीक है। तो आपको उधर से भी आइडिया होगा रेजोल्यूशन का। तो NMR में क्या हुआ कि एक्चुअली में लो रेजोल्यूशन NMR में जो ढेर सारी पीक्स में, सपोज यूट्यूब पर भी जो पीक्स होती थी, जब हम इसे लो रेजोल्यूशन NMR में देखते तो वो हमें यूं नजर आती है। जब हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं पीक्स पर चलता है सब डिवाइड होगी, ठीक। ऐसा बहुत सारी जगह पे केमिस्ट्री में हुआ कि जब तक हम चीजों को लो रेजोल्यूशन में देख रहे थे वो हमें स्पेक्ट्रम के तौर पे नजर आ रही थी, और जब हाई रेजोल्यूशन में जाके किया तो वो स्प्लिट होके मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल पीक्स इस तरह से बनना शुरू हो गया। यही चीज वो यहाँ पर भी बता रहा है कि हमें एक पीक नजर आ रही होती है लो रेजोल्यूशन NMR के अंदर, और एक्चुअली में एक पीक एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारे पास क्लस्टर होता है ऑफ पीक्स, ठीक है, जो हमें एक के तौर पे नजर आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि लो रेजोल्यूशन की बजाय हाई रेजोल्यूशन में जाते हैं और क्लोजली ग्रुप्ड पीक्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं।
ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसकी रीजन हमारे पास पेपर 4 के क्वेश्चंस में भी आई हुई है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखनी है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड्स जो जनरेट होती हैं बाय स्पिनिंग न्यूक्लियाई वो इंटरफेयर करती हैं स्लाइटली अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि इन इंटरफेरेंस की वजह से एक फिनोमेनन आता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, इंटरफेरेंस हुई नेबरिंग न्यूक्लियाई की वजह से, दो डिफरेंट स्पिन्स जो है कपल करके एक ही जगह पर आ गए। हमें लो रेजोल्यूशन एनएमआर में वो सिंगल पीक के तौर पे शो हुआ है, एक्चुअली वो सिंगल पीक नहीं है। हाई रेजोल्यूशन एनएमआर में जाकर हमें इनका एग्जैक्ट स्प्लिटिंग पैटर्न पता चलता है। हमें पता चलता है कि पीक कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं एडजेसेंट कार्बन एटम या एटम्स पे, जिसकी वजह से वो पीक्स जो क्लोजली ग्रुप्ड पीक्स थी वो इकट्ठी होकर सिंगल पीक के तौर पे नजर आ रही थी लो रेजोल्यूशन एनएमआर में। सो हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक, हमारे पास एक रूल है, नंबर ऑफ सिग्नल्स a peak splits into equals n+1, n नंबर है हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, तो आपके पास पीक स्प्लिट जो होगी वो n+1 होंगे, मतलब अगर वो स्प्लिट होती है 2 पार्ट्स में तो आपके पास एक्चुअली 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर पीक स्प्लिट होती है 3 पार्ट्स में तो आपके पास एक्चुअली 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, इसको उसने बहुत अच्छी तरह से हमारे पास बताया हुआ है कि हमारे पास पीक की स्प्लिटिंग किस तरह से हो रही है और एडजेसेंट ग्रुप कितना है। ठीक है, एक्चुअली होता है कि जितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं पीक की स्प्लिटिंग उससे +1 में आती है n+1 रूल के हिसाब से। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, पीक स्प्लिट होके ज्यादा बनती हैं क्योंकि रूल n+1 का है। ठीक, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं जबकि n+1 पीक्स के लिए। एक एग्जांपल इसके लिए बहुत अच्छी हम कंसीडर कर सकते हैं एथनॉल। एथनॉल को हम बार बार एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं। वो जो एग्जांपल पीछे दी हुई थी उसी का ये हाई रेजोल्यूशन एनएमआर है। अब आपको अपना एनएमआर देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन लो रेजोल्यूशन से आया है या हाई रेजोल्यूशन से। नोटिस करें, मैं आपको चेंज नोट करवा रहा हूं। ये देखिए कितना सिंपल सा एथनॉल का ही ग्राफ है, पीक 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 3 सिंगल पीक्स। ठीक है, जबकि हाई रेजोल्यूशन में जब आप पहुंचते हैं वही पीक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है इनटू अदर पीक्स। ठीक, क्लियर आता है? अब इसको स्टडी करते हैं। हमने n+1 रूल ज़हन में रखना है। हाई रेजोल्यूशन एनएमआर है एथनॉल का, n+1 रूल हम यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं स्प्लिटिंग पीक्स। वंस अगेन 3 डिफरेंट मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स थे, CH3 का, CH2 का और OH का, हम तीनों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले CH3 पर आते हैं। CH3 की पीक स्प्लिट हुई है 3 में बिकॉज़ 2 H एटम्स एडजेसेंट CH2 ग्रुप में। नोटिस करें, इसका एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पार्ट्स हुए हैं। ठीक है, किस वजह से कि एडजेसेंट में कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, अब आपको नेबरिंग वाली बात समझ में आएगी। इसकी टीम के 3 पार्ट्स बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग एटम्स में कितने हाइड्रोजन है? तो 2। तो वो अपने नेबरिंग का बता रहा था, नेबरिंग, बता रहा हाँ था। नेबरिंग, हमने नेबरिंग डिफाइन किया हुआ ऊपर, ठीक है ना? हम अच्छा, एडजेसेंट कार्बन या कार्बन एटम्स बताया हुआ है ऊपर, ठीक है ना? उसमें जितने हैं n+1, उसमें कितने हैं हाइड्रोजन एटम्स, वो n हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 1, उतनी पीक स्प्लिट होगी। ठीक है, अब मैं दोबारा लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए। ये है CH3, मैं भी बताता हूं, उसके लिए भी हम क्लियर करते हैं। ये CH2 है, ये OH है। अब इसके अंदर 1 2 3 इसलिए हुए हैं कि इसके एडजेसेंट में 2 थे, तो ये n+1 रूल की वजह से हमारे पास जो CH2 का ये 2H जो है ये CH2 का है, +1 is equal to 3 और ये 3। एक CH2 में तो 4 पीक्स हैं, तो उसमें 3 है ना हाइड्रोजन, इसलिए वहां पे 4 पीक्स हैं। लेकिन फिर वो OH का 3 हो रहा है। हाँ, वो वो भी सब देखते बता हैं। रहे हैं। ठीक है, एडजेसेंट CH2 ग्रुप के हिसाब से। ठीक, और याद रखिएगा हमने ये एडजेसेंट कार्बन एटम और एटम्स को डिस्कस किया है। ठीक, सही। अब इसको हम, अभी मैं इसके बारे में बता दूं, फिर अगले पे आते हैं। मैं मुसलसल इसलिए अगले पे नहीं जा रहा, यहाँ इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हुई। इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। ट्रिपलेट की शेप देखिए आप, जैसे कि ट्रिपलेट कैसा होता है। हम पीक्स के डिविजन्स के नाम रखते हैं और फिर से ज़हन में रखते हैं
नेबरिंग एटम पे 2 हाइड्रोजन, नेबरिंग कार्बन एटम पे, ऐसा कर लेते हैं, नेबरिंग कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन, तो पीक n+1 रूल के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 3 पार्ट्स वाली पीक को ट्रिपलेट बुलाते हैं, 2 हिस्से नीचे होते हैं, एक हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा होता है। क्लियर ना? वो हमें लो रेजोल्यूशन में जो सिंगल पीक नजर आ रही थी, हाई रेजोल्यूशन में आप देखिए उसकी कितनी अच्छी डिवीजन हुई है पीक्स में। ठीक, क्लियर हो गया? उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, हम CH2 की पीक को डिस्कस कर रहे हैं। ये पीक दिस इज स्प्लिट हुई है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। मैं इसके ऊपर टिक कर देता हूं ताकि आपके लिए पार्ट्स देखना आसान हो। ठीक, और वो भी सेम हाइट के नहीं है, वो भी डिफरेंट है। सही, क्योंकि 3 H एटम्स हैं एडजेसेंट CH3 पर, इसके एडजेसेंट एक ही कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम वाला नहीं, ठीक है ना? एडजेसेंट कार्बन एटम ये है, ठीक है? तो हमारे पास क्या हुआ, रूल था n+1 का, हम 3H वाले को देख रहे हैं जो कि बेसिकली CH3 से आ रहा है, ठीक है? तो ये +1 होके ये 4 हो जाएगा। जैसे 3 वाले का नाम ट्रिपलेट है, वैसे 4 वाले का नाम क्वार्टेट होता है। ठीक है? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, सेक्सटेट, हेप्टेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? इस तरह से हम इसे नेम करते हैं। सर ये पीक्स इसकी डिफरेंट क्यों होती है, मतलब एक ही वो एनवायरनमेंट क्या है, पीक्स डिफरेंट क्यों? सर मैं समझ नहीं, पीक में डिविजन क्यों होती है, डिफरेंट क्यों होती है? हाँ श्योर, वो तो आप इसको भी कहते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इनकी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, उसके बाद करते हैं। अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं कि ये और ये डिफरेंट क्यों है, या इसमें 3 हिस्से और इसमें 4 हिस्से क्यों हैं? CH3 के अंदर पीक्स डिफरेंट नेबरिंग एटम अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या रीजन था, ये पिछले पेज के में और इस पेज की पहली लाइन में हमने ये कहा कि इसके जो हाइड्रोजन है वो अफेक्ट हो रहे हैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये वाले हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो उतनी एनर्जी जितनी हम सोचते हैं मैग्नेटिक फील्ड से एब्जॉर्ब करेंगे उतनी नहीं करते, क्योंकि इसके पास बड़े बड़े एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड कर रहे होते हैं, तो ये उतनी एनर्जी नहीं करते इस कार्बन एटम की प्रेजेंस की वजह से, ये तीनों उतनी एनर्जी नहीं करते इसकी प्रेजेंस की वजह से। तो ये तो मैं सिर्फ कब है अगर आप CH2 तो फिर ये क्यों बैठेगा CH3 को, CH3 ज्यादा नहीं होगा, सॉरी क्या नाम है? CH3 के पास ज्यादा एनर्जी होगी ना, तो फिर CH2 को अफेक्ट करेगा। नहीं, CH3 पूरे की बात नहीं कर रहे, ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन के बड़े साइज की वजह से इफेक्ट होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के बड़े साइज की वजह से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कार्बन का न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से बड़ा होता है। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन तो की बात करें। सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात करें, पूरा CH2 नहीं, ये वाले दो हाइड्रोजन इस कार्बन की प्रेजेंस की वजह से शील्ड हो जाते हैं, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन की प्रेजेंस की वजह से शील्ड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर इसके n का +1 का रूल लगा और इनके ऊपर इसके n+1 का रूल लगा। ठीक है, तो हमने एक और एडजेसेंट जो साथ वाला कार्बन है उसको देखना है, उसकी वजह से ये सारी शील्डिंग होती है। तो CH3 के ऊपर CH2 के कार्बन की वजह से, उसके ऊपर जितने प्रोटॉन्स हैं उसकी देखी शील्डिंग, और फिर इसके ऊपर उसकी वजह से। सर OH में इसलिए जितनी बार कार्बन इसलिए OH में कोई और कार्बन के न्यूक्लियर बड़े होने की वजह से उनके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी एनर्जी एब्जॉर्बेंस की वजह से ये काम हो रहा होता है, सिर्फ उसके अपने प्रोटॉन्स की बात नहीं हो रही। ठीक, नेबरिंग एटम के हाइड्रोजन की वजह से उनको इफेक्ट होगा। सर अगर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम नेबरिंग का बताता है, वैल्यू तो इसकी अपनी होती होगी ना? हाँ, वैल्यू अपनी है, वैल्यू अपनी है, अफेक्ट नेबरिंग से हो रहा है, पीक उसकी अपनी है। देखिए ये पीक CH3 की थी, अभी भी CH3 की है, ये CH2 की थी, ये भी CH2 की है, ये OH की थी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, लो और हाई रेजोल्यूशन NMR में, हाई रेजोल्यूशन NMR डिफरेंट तो है, लेकिन ये बहुत खूबी की बात है। कैसे? लो रेजोल्यूशन NMR में हम CH3 CH2 OH कंफर्म कर रहे थे, लेकिन मुश्किल स्ट्रक्चर्स में ये ड्रॉप करते हुए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छी बात यह है कि चूंकि ये नेबर से इफेक्ट होते हैं, तो ये ना सिर्फ नेबर से इफेक्ट होते हैं बल्कि हमें अननोन स्ट्रक्चर के केस में हेल्प भी कर रहे थे, कंफर्म कर रहे थे नेबरिंग ग्रुप ऐसा। जैसे इसकी जो पीक्स की डिवीजन है वो कंफर्म करती है कि यहाँ पे जो भी कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है,
और इसके ऊपर जितनी डिविजन्स हैं वो ये कंफर्म करती हैं कि नेबरिंग कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये बात। और दूसरा इसके नेबरिंग पे दोनों तरफ कार्बन एटम्स हैं। हम हर तरह से कर सकते हैं। तब क्या एक और दोनों पे डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्या मतलब? फिर वो सेम मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट कैसे होगा? नहीं मतलब ये हम नेबरिंग का इफेक्ट बता रहा है। अगर इसकी दोनों तरफ कार्बन दो कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इस कार्बन पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेट्स से लेफ्ट वाले पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, राइट वाले पे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो भी हम हाइड्रोजन एटम्स टोटल करेंगे और फिर उसके हिसाब से n+1 रूट की डिवीजन होगी। नहीं वो कह रहे हैं इसके कौन सा इफेक्ट करेगा, कौन सा कार्बन दोनों इफेक्ट करेंगे। ये तो कह रहा हूं, मैं मिसाल के तौर पे डिस्कस कर लेता हूं। हम एक कार्बन को डिस्कस कर रहे हैं जिसके इस तरफ कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ कार्बन है उसमें 1 हाइड्रोजन है। आपकी बात को समझाने के लिए इसको कंसीडर कर लें, ठीक है? ये कितने 2, ये कितने 1, 3 हो गए, 3+1 के हिसाब से इसके ऊपर कोऑर्डिनेट आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नेबरिंग में तो ये वाला कार्बन भी है और वो वाला कार्बन भी है, लेकिन की वैल्यू वो हो जाएगी जो की टोटल वैल्यू में कार्बन। राइट। बट रिमेंबर एक चीज याद रखिएगा, मैंने एडजेसेंट का वर्ड यूज किया है, ठीक है? अगर आपको बेंजीन रिंग याद हो तो मैंने रिंग्स के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से बात समझाई थी कि इस कार्बन के लिए ये दोनों एडजेसेंट हैं लेकिन ये दोनों अल्टरनेटिव हैं और ये ऑपोजिट हैं। तो हम जो कार्बन बिल्कुल साथ वाला होगा उसका इफेक्ट लेंगे, उससे अगले कार्बन का इफेक्ट नहीं लेना, इसका इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं, ये भी इफेक्ट करेगा इसको, इसी तरह से ये वाला भी इफेक्ट करेगा इसको, ठीक? तो एडजेसेंट का केस कंसीडर करते हैं, उससे अगला जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है, उससे अगला होता है नेक्स्ट टू अल्टरनेटिव, इस तरह से हम उनको कंसीडर नहीं करते। पीक टूएच की लंबी नहीं होनी चाहिए थी मैंने क्या पीक उसकी 2 हाइड्रोजन वाली CH2 की पीक और ऐसे लंबी होनी चाहिए थी। हाँ, गुड पॉइंट, लेकिन अभी वो भी क्लियर हो जाएगा। और लो रेजोल्यूशन में एक्चुअली ऐसा था, OH की पीक नीची थी, CH2 की ऊंची थी, CH3 की सबसे ऊंची थी, कोई शक नहीं, आप पिछले 2 पेजेस पीछे जाएंगे ना ये चेंज आपको मिलेगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन हमारे पास बहुत कुछ क्लियर करता है, ठीक है? ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम OH वाले पे आते हैं। 1 सेकंड में इसे स्टॉप कर दूं।